ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी, हम लोग को देखना था। ठीक है, ये यूनिट 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें 5 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है। पहला है चैप्टर 11, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 12, जिसमें हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। चैप्टर 13, जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ेंगे। चैप्टर 14, जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। और चैप्टर 15, जिसमें हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ended up as two apparently irreconcilable perspectives on biology। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग बार बार देख रहे हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन, वेरिएशन। स्ट्रक्चर आप देखें, वेरिएशन देखें, ठीक है, जो कि समय के साथ होता है। ठीक है, तो इसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है ओवर टाइम स्केल। ठीक है, so the two perspectives essentially rested on two levels of organization of life forms and phenomena। ठीक है, तो ये जो दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं आपके, चाहे वो स्ट्रक्चर के हों, वेरिएशन के हों, ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड कर रहा है ऑन द टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड फिनोमिना। The one described at organismic and above level of organization, while the second described at cellular and molecular level of organization। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? पहला जो फेज है वो आपका सेल और मॉलिक्यूल के आधार पे है। ठीक है, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका, जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वो होता है ऑर्गेनिज्म एंड अबव, मतलब इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिजम्स के बाद आपका पॉपुलेशन आता है हायरार्की लेवल में। पॉपुलेशन के बाद आपका कम्युनिटी आता है, कम्युनिटी के बाद आपका बायोम, इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये दो लेवल पे हम लोग डिसाइड करते हैं। So the first resulted in ecology and related disciplines। तो जो भी हम ऑर्गेनिज्म और उसकी अबव हायरार्किकल लेवल पे जिस चीज को हम एनालिसिस करते हैं उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है उसका और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं, ये सारी चीजें आएंगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंड रिजल्टेड इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब सेल और मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको बायोकेमिस्ट्री स्टडी करना होगा। ठीक है, फेनोमिनन स्टडी करना होगा, फिजियोलॉजी। So description of physiological processes in flowering plants as an example is what is given in chapters in this unit। So the processes of mineral nutrition of plants, मतलब प्लांट किस तरीके से पानी और मिनरल्स लेता है। ठीक है, कैसे फोटोसिंथेसाइज करता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर का, मिनरल्स का, और जो ऑर्गेनिक फूड सिंथेट है उसका, कैसे रिस्पायर करता है, और अल्टीमेटली ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है प्लांट। ये सब सारी चीजें मॉलिक्यूलर टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। और ये भी बताना जाना चाहिए कि सेल्यूलर लेवल पे इसका क्या मतलब हो रहा है, एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं, और ऑर्गेनिज्मिक और इकोसिस्टम लेवल पे भी इसके क्या मायने निकलते हैं। तो कहने का मतलब है हमको जो भी अंडरस्टैंडिंग करनी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का हो, मिनरल न्यूट्रिशन का हो, फोटोसिंथेसिस का हो, रेस्पिरेशन का हो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हो, ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। ठीक है, विद इन द ऑर्गेनिज्म भी हो रहा है और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म भी इसके इम्पैक्ट होते हैं। ये सब सारी चीजों को स्टडी करनी रहती है। ठीक है,
So wherever appropriate, relation of these processes to environment is also discussed. तो कहने का मतलब है हम लोग environment से अलग नहीं है, ठीक है? तो environment है, इसलिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म को भी, और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्शन हो रहा है उसको भी, और प्लस एनवायरमेंटल लेवल पे भी हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पेज में हम लोगों का यही निचोड़ निकलता है कि you have to develop two kinds of understanding. The first at the organismic level and beyond, मतलब ecosystem level, and the second is at the cellular and molecular level. ठीक है, अब सेकंड पेज में देखिए एक साइंटिस्ट का फोटो दिया हुआ है, मेल्विन कैल्विन। तो इसके बारे में समझते हैं हम लोग। Melvin Calvin was born in Minnesota in 1911 April, received his PhD in biochemistry from University of Minnesota, served as professor of chemistry at the University of California, Berkeley. So just after World War II, when the world was under shock after Hiroshima Nagasaki bombings and seeing the ill effects of radioactivity, ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका बॉम्ब गिराया था, तो उस बॉम्ब का जो इफेक्ट्स हुआ तो वो रेडियो एक्टिव इफेक्ट्स थे। उसको देख के इसने सोचा कि इसको क्यों ना डिस्ट्रक्टिव की जगह बेनिफिशियल यूज में हम लोग लाए जाएं। सो मेल्विन कैल्विन एंड हिज वर्कर्स put radioactivity to beneficial use. So he, along with J.A. Basham, studied reactions in green plants forming sugar and other substances from raw materials like carbon dioxide, water, and minerals by labeling the carbon dioxide with carbon 14. ठीक है, तो इसने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था इसको क्या किया, इसने रेडियो लेवल्ड किया। ये जो कार्बन था ये कार्बन 14, ठीक है। So Calvin proposed that the plants change light energy to chemical energy by transferring an electron in an organized array of pigment molecules and other substances. So the mapping of the pathway of carbon assimilation in photosynthesis earned him Nobel Prize in 1960. तो ये जो फोटोसिंथेटिक पाथवे, मेल्विन कैल्विन पाथवे जो है C3 साइकिल, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला 1961. So the principles of photosynthesis established by Calvin are at present being used in applications. कहाँ-कहाँ इसको यूज होता है, तो studies on renewable source for energy and materials and basic studies in solar energy research. ठीक है, तो ये सब सारे जो प्रिंसिपल्स जिस पे मेल्विन कैल्विन काम कर रहे थे वो आज यूटिलाइज होता है फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेटिक पाथवे के लिए C3 साइकिल के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साइंटिस्ट को, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से वो पूछ सकते हैं कि नेम द साइंटिस्ट हु पुट रेडियो एक्टिविटी टू बेनिफिशियल यूज, तो आपका आंसर होना चाहिए मेल्विन कैल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ये सब आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल आइसोटोप है कार्बन 12, लेकिन जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव नेचर का है। ठीक है, तो जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल कर देते हैं इस कार्बन 14 से, तो हम ट्रैक कर सकते हैं वो जहां जहां जाएगा, जिस जिस प्रोडक्ट में भी